नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्व मध्यकाल के इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के राजवंशों में हमने अब तक पल्लव वंश, वातापी के चालुक्य तथा कल्याणी के चालुक्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के ही राष्ट्रकूट वंश, जिसका शासन क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में था, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट वंश। दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके महाराष्ट्र के क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी मानेखेत में स्थापित की। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय तथा कृष्ण तृतीय थे। राष्ट्रकूटों की भाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने मालवा पर अभियान किया तथा महादान, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहते थे, वह यज्ञ किया, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों ने संरक्षक की भूमिका निभाई थी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। यह एकाश मंदिर है। एकाश मंदिर का अर्थ होता है कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने 814 से 878 ईस्वी तक शासन किया था। इसने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। अमोघवर्ष एक साहित्यकार भी था। उसने कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की थी। कन्नौज के लिए चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के शासन के ही समकालीन था। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि 3 अलग अलग शासकों के द्वारा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए यह युद्ध या संघर्ष किया गया था, जिसमें बंगाल के पाल वंश, गुजरात और राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश और दक्षिण भारत का महाराष्ट्र और कर्नाटक का राष्ट्रकूट वंश शामिल हुए थे। राष्ट्रकूट शासकों में ध्रुव पहला शासक था जिसने कन्नौज के लिए संघर्ष में शामिल हुआ। पाल और प्रतिहार में यह संघर्ष चल रहा था। ध्रुव पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पे अधिकार के लिए अभियान चलाया, इसलिए तब से इसे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाने लगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। इसने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण तृतीय के ही दरबार में एक कन्नड़ भाषा के कवि रहते थे जिनका नाम पुन्न था। इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की थी। राष्ट्रकूट शासक शैव, वैष्णव, जैन तथा बौद्ध सभी धर्मों से जुड़े थे। एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने ही करवाया था। इन गुफा मंदिर में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 संख्या तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 नंबर की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। 975 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक को पराजित करके राष्ट्रकूटों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उस क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्य नामक राज्य की स्थापना की। कल्याणी के चालुक्यों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इस वीडियो में देखा। इसके अगले वीडियो में हम चोल वंश, जो कि दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली वंश था, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें और साथ ही आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यह भी आप कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो अवेलेबल करा सकूं। इसलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।